ओम। चलिए शुरुआत करते हैं। शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। पुस्तक है शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, यानी कि फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, शैक्षिक समाजशास्त्र के का पिता किसे कहा जाता है? तो जॉर्ज पेनी को कहा जाता है। शैक्षिक समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो जॉर्ज पेनी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, शैक्षिक समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शैक्षिक समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य सामाजिक चेतना का विकास करना है। शैक्षिक समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य सामाजिक चेतना का विकास करना है। शैक्षिक समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य सामाजिक चेतना का विकास करना है। प्रश्न नंबर 3, शैक्षिक समाजशास्त्र किस बात पर अधिक बल देता है? तो शैक्षिक समाजशास्त्र सामाजिक कुशलता और आत्मनिर्भरता पर अधिक बल देता है। शैक्षिक समाजशास्त्र सामाजिक कुशलता और आत्मनिर्भरता पर अधिक बल देता है। प्रश्न नंबर 4, शैक्षिक समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा और समाज के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा और समाज के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। प्रश्न नंबर 5, अगर सवाल दिख नहीं रहे हैं तो ध्यान से सुनेंगे। समाज की एक परिभाषा दीजिए। तो समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है जो सदैव बदलता रहता है। समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है जो सदैव बदलता रहता है। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, सामाजिकरण की एक परिभाषा दीजिए। तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखते हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखते हैं और ऐसा करने में सामाजिक आत्मनियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व और संतुलित व्यक्तित्व का अनुभव करते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। तो जिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य है सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होना है, अर्थात समाज के आकार और उसके विभिन्न अंगों के बीच संतुलन अथवा समाज के संगठन में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। तो जिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होना है और समाज के आकार और उसके विभिन्न अंगों के बीच संतुलित एवं समाज के संगठन में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, सामाजिक परिवर्तन के मुख्य कारक बताइए। तो सामाजिक परिवर्तन के दो निर्धारक कारकों के नाम बताना है। नंबर 1 जैवीय कारक, नंबर 2 प्रौद्योगिकी कारक, नंबर 3 सांस्कृतिक कारक, नंबर 4 आर्थिक कारक, नंबर 5 मनोवैज्ञानिक कारक। तो सामाजिक परिवर्तन के कारक हैं जैविक कारक, जैविकीय कारक, प्रौद्योगिकीय कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक और मनोवैज्ञानिक कारक। प्रश्न नंबर 9, शिक्षा मंत्रालय का नया नाम क्या है? तो शिक्षा मंत्रालय का जो पहले नाम बदल के हुआ था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का फिर से नाम बदल करके हो गया है शिक्षा मंत्रालय। तो सवाल उल्टा आ सकता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? तो वो हो चुका है शिक्षा मंत्रालय हो चुका है फिर से। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय कल्याण हेतु शिक्षा का प्रमुख कार्य बताना है। राष्ट्रीय कल्याण हेतु शिक्षा का प्रमुख कार्य, तो राष्ट्रीय कल्याण हेतु शिक्षा के प्रमुख कार्य है राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करना, मतलब हर किसी के अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न हो। नंबर 2 राष्ट्रीय विकास करना, तो राष्ट्र का विकास हो, राष्ट्रीय विकास करना। सामाजिक कुशलता का विकास करना, यानी कि हर किसी में सामाजिक कुशलता का विकास हो, हर किसी व्यक्ति के अंदर सामाजिक कुशलता का विकास हो। और संस्कृति एवं समानता की रक्षा, हर किसी की संस्कृति मतलब हमारे देश की संस्कृति और हर किसी में समानता की सुरक्षा की भावना हो। तो ये सभी जो है राष्ट्रीय कल्याण हेतु शिक्षा के प्रमुख कार्य हैं। प्रश्न नंबर 11, अल्फ्रेड मार्शल के शिक्षा संबंधी विचार बताने हैं। तो अल्फ्रेड मार्शल ने शिक्षा को राष्ट्रीय विनियोग की संज्ञा दी है। अल्फ्रेड मार्शल ने राष्ट्रीय
विनियोग की संज्ञा किसे दी है? शिक्षा को दी है। तो शिक्षा को राष्ट्रीय विनियोग की संज्ञा दी है। प्रश्न नंबर 12, उत्पादन क्रिया के रूप में शिक्षा क्या है? तो उत्पादन क्रिया के रूप में शिक्षा उपभोग की वस्तु और उत्पादन का कारक दोनों है। उपभोग की वस्तु और उत्पादन का कारक दोनों है। प्रश्न नंबर 13, आर्थिक विकास का मूल आधार क्या है? तो आर्थिक विकास का मूल आधार उत्पादन में वृद्धि आर्थिक विकास का मूल आधार है। उत्पादन में वृद्धि आर्थिक विकास का मूल आधार है। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय आर्थिक विकास के उद्देश्य से शिक्षा कैसी होनी चाहिए? राष्ट्रीय आर्थिक विकास के उद्देश्य से शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो राष्ट्रीय आर्थिक विकास के उद्देश्य से शिक्षा उत्पादोन्मुख, यानी कि जिससे उत्पादन होता हो, उत्पादोन्मुख होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 15, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आकांक्षा की पूर्ति के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 19 में प्रावधान है। अनुच्छेद 19 में प्रावधान है। प्रश्न नंबर 16, बालक के सामाजिकरण में प्रमुख स्थान किसका है? तो बालक के सामाजिकरण में परिवार का प्रमुख स्थान होता है। बालक जब सामाजिकरण करता है बालक, तो उस समय परिवार का मुख्य स्थान होता है। प्रश्न नंबर 17, शिशु शिक्षा का आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ? शिशु शिक्षा का आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ? तो ये बालकों को कारखाने में कार्य करने से रोकने के लिए हुआ। बालकों को कारखाने में काम करने से रोकने के लिए, कार्य करने से रोकने के लिए हुआ। प्रश्न नंबर 18, अर्थशास्त्र की दृष्टि से मनुष्य क्या है? तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से मनुष्य एक पूंजी है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से मनुष्य एक पूंजी है। प्रश्न नंबर 19, किसने शिक्षा को राष्ट्रीय विनियोग की संज्ञा दी? तो अल्फ्रेड मार्शल ने शिक्षा को राष्ट्रीय विनियोग की संज्ञा दी। अब बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1, द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी नामक पुस्तक की रचना किसने की? द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये की थी जॉर्ज पेनी ने। किसने की थी? जॉर्ज पेनी ने की थी। तो आपको ध्यान रखना है कि द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक की रचना जॉर्ज पेनी ने की। प्रश्न नंबर 2, समाजशास्त्र का जनक ये जन्मदाता कौन है? तो समाजशास्त्र का जन्मदाता ये जनक जो है वो ऑगस्ट काम्टे है। समाजशास्त्र के जन्मदाता या जनक ऑगस्ट काम्टे हैं। प्रश्न नंबर 3, द ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पुस्तक के लेखक मुनरो हैं। कौन है? मुनरो हैं। तो ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पुस्तक के लेखक मुनरो हैं। प्रश्न नंबर 4, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक डीवी हैं। द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक डीवी हैं। प्रश्न नंबर 5, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुगमन करती है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुगमन करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन ओटावे का है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुगमन करती है, यह कथन ओटावे का है। प्रश्न नंबर 6, सामाजिक दक्षता का प्रत्यय किसने दिया? तो सामाजिक दक्षता का प्रत्यय डीवी ने दिया। सामाजिक दक्षता का प्रत्यय डीवी ने दिया। प्रश्न नंबर 7, शिक्षा में व्यक्तिक उद्देश्य का समर्थक कौन था? शिक्षा में व्यक्तिक उद्देश्य का समर्थक कौन था? तो वो था टीपी नन। तो ध्यान रखना है कि टीपी नन शिक्षा में व्यक्तिक उद्देश्य का समर्थक था। प्रश्न नंबर 8, समाज और शिक्षा एक दूसरे से पारस्परिक कारण और परिणाम का संबंध है। समाज और शिक्षा का एक दूसरे से पारस्परिक कारण और परिणाम का संबंध है, यह कथन किसका है? तो यह है बायड एच बोर्ड का। बायड एच बोर्ड का। तो समाज और शिक्षा का एक दूसरे से पारस्परिक कारण और परिणाम का संबंध है, यह कथन बायड एच बोर्ड का है। प्रश्न नंबर 9, शिक्षा किसी भी समाज में दी जाने वाली शिक्षा समय समय पर उसी प्रकार से बदलती है जिस प्रकार से समाज बदलता है। तो यह कथन किसका है? यह ओटावे का कथन है। तो किसी भी समाज में दी जाने वाली शिक्षा समय समय पर उसी प्रकार से बदलती है जिस प्रकार समाज बदलता है। तो यह कथन ओटावे का है। प्रश्न नंबर 10, जिन समाजशास्त्रियों ने पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत बताए हैं वो कौन है? ब्राउन है, मुरे हैं, कोल है या सभी हैं? तो आंसर आ जाएगा सभी हैं।
तो जिन समाजशास्त्रियों ने पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत बताए हैं, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, उसमें ब्राउन, मुरे और कोल तीनों हैं। प्रश्न नंबर 11, आधुनिक अवधारणा में साहित्य और कला की शिक्षा क्या है? आधुनिक अवधारणा में साहित्य और कला की शिक्षा क्या है? क्या उदारवादी है, क्या उपयोगितावादी है, या दोनों है? तो आंसर आ जाएगा दोनों है। तो आधुनिक अवधारणा में साहित्य और कला की शिक्षा उदारवादी और उपयोगितावादी दोनों होती है। प्रश्न नंबर 12, शिक्षा अर्थशास्त्र में निम्न में से किन अर्थशास्त्रियों ने कार्य किया? क्या एडम स्मिथ ने कार्य किया, क्या कार्ल मार्क्स ने कार्य किया, क्या अल्फ्रेड मार्शल ने कार्य किया, या सभी ने कार्य किया? तो आंसर हो जाएगा सभी ने कार्य किया। तो शिक्षा अर्थशास्त्र में इन सब ने कार्य किया। एडम स्मिथ ने भी कार्य किया, कार्ल मार्क्स ने भी कार्य किया और अल्फ्रेड मार्शल ने भी कार्य किया। प्रश्न नंबर 13, जो शिक्षा के प्रश्न हैं वो वास्तव में दर्शन के प्रश्न हैं। जो शिक्षा के प्रश्न हैं वो वास्तव में दर्शन के प्रश्न है। ये कथन किसका है? क्या ये कथन प्रोफेसर वार्ड का है, क्या ये रोस का है, क्या ये ब्राउन का है, या जॉर्ज पेनी का है? तो आंसर हो जाएगा रोस का है ये कथन। तो रोस ने कहा है कि जो शिक्षा के प्रश्न हैं वे वास्तव में दर्शन के प्रश्न हैं। जो शिक्षा के प्रश्न है वो वास्तव में दर्शन के प्रश्न है, ये रोस ने कहा है। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14, सांस्कृतिक परिवर्तन के अनुकरण के कारण शैक्षिक परिवर्तन होता है। सांस्कृतिक परिवर्तन के अनुकरण के कारण शैक्षिक परिवर्तन होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है ओटावे का। किसका है? ओटावे का है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में उत्पादनशील शिक्षा पर बल दिया जाता है? क्या किंडरगार्टन में दिया जाता है, मोंटेसरी में दिया जाता है, बेसिक शिक्षा में दिया जाता है, या डाल्टन योजना में दिया जाता है? तो आंसर है कि बेसिक शिक्षा में दिया जाता है। तो बेसिक शिक्षा में शिक्षण विधि में बेसिक शिक्षण जो बेसिक शिक्षा शिक्षण विधि है इसमें उत्पादनशील शिक्षा पर बल दिया जाता है। प्रश्न नंबर 16, मानव के विषय में कौन सी अवधारणा सही है? मानव यानी कि मनुष्य के विषय में कौन सी अवधारणा सही है? मानव एक पूंजी है, बिल्कुल सही बात है। मानव एक संसाधन है, तो ये बात भी सही है कि मानव एक संसाधन है। मानव एक असीम शक्ति है, तो ये बात भी सही है कि मानव एक असीम शक्ति है। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। प्रश्न नंबर 17, शैक्षिक समाजशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना किसने की? शैक्षिक समाजशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना किसने की? क्या ये जॉर्ज काउंट्स ने की, क्या जॉर्ज पेनी ने की, दुर्खीम ने की, या ओटावे ने की? तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज पेनी ने की है। किसने की है? जॉर्ज पेनी ने की है। तो शैक्षिक समाजशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक की रचना जॉर्ज पेनी ने की है। प्रश्न नंबर 18, शैक्षिक समाजशास्त्र के विकास में निम्न में से किसने योगदान दिया? शैक्षिक समाजशास्त्र के विकास में किसने योगदान दिया? क्या मैकाइवर ने योगदान दिया, या दुर्खीम ने दिया, या जॉन डीवी ने दिया, या सभी ने दिया? तो आंसर हो जाएगा सभी ने दिया है। प्रश्न नंबर 19, समाज सामाजिक अनुबंधों का जाल है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये कथन किसका है? क्या डीवी का है, क्या ओटावे का है, क्या कुक का है, या फिर मैकाइवर का है? तो आंसर हो जाएगा मैकाइवर का है। तो मैकाइवर ने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। प्रश्न नंबर 20, सामाजिक परिवर्तन है, क्या निश्चित तथ्य हैं, अनिश्चित तथ्य हैं, अनुमानित तथ्य हैं, या काल्पनिक तथ्य हैं? तो आंसर हो जाएगा अनुमानित तथ्य हैं। क्या है? अनुमानित तथ्य है। तो जितने भी सामाजिक परिवर्तन है वे सब अनुमानित तथ्य हैं। प्रश्न नंबर 21, सामाजिक परिवर्तन किस में परिवर्तन है? क्या सामाजिक संबंधों में परिवर्तन है, क्या मूल्य में परिवर्तन है, क्या उपलब्धियों में परिवर्तन है, या सभ्यता में परिवर्तन है? तो आंसर हो जाएगा सामाजिक संबंध में परिवर्तन है। तो सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संबंध में परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 22, निरंतर एक दिशा में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अगर एक ही दिशा में होने वाला परिवर्तन है तो वो क्या कहलाता है? क्या वो रेखिक कहलाता है, क्या वो चक्रीय कहलाता है, क्या वो बहुकार्यिक कहलाता है, या फिर क्रांतिकारी कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा वो रेखिक कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो वो रेखिक कहलाता है। प्रश्न नंबर 23, आगबर्न ने किस आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की है?
अकबर ने किस आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की है? सांस्कृतिक विलंबना के आधार पर, नैतिक पतन के आधार पर, सामाजिक असंतुलन के आधार पर, या प्रौद्योगिकी कारक के आधार पर? तो आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक विलंबना के आधार पर। सांस्कृतिक विलंबना के आधार पर। प्रश्न नंबर 24, भौतिक संस्कृति में अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा तीव्र परिवर्तन होता है। भौतिक संस्कृति में अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा तीव्र परिवर्तन होता है, किसने कहा है? क्या मार्क्स ने कहा है, वेबलिन ने कहा है, दुर्खीम ने कहा है, या सोरोकिन ने कहा है? तो आंसर हो जाएगा वेबलिन ने कहा है। तो भौतिक संस्कृति में अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा तीव्र परिवर्तन होता है, वेबलिन ने कहा है। प्रश्न नंबर 25, भौतिक संस्कृति में कौन सा गुण पाया जाता है? परिवर्तनशीलता, स्थिरता, जटिलता, या अमूर्तता? तो आंसर हो जाएगा परिवर्तनशीलता। तो भौतिक संस्कृति परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है भौतिक संस्कृति में। प्रश्न नंबर 26, सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन को किसने सामाजिक परिवर्तन माना है? अगर सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को किसने सामाजिक परिवर्तन मानना है? किंग्सले एवं डेविस ने, जिन्सबर्ग ने, गिलिन एवं गिलिन ने, या मेकाइवर एवं पेज ने? तो आंसर हो जाएगा मेकाइवर एवं पेज ने। तो मेकाइवर एवं पेज ने सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन माना है। प्रश्न नंबर 27, सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित सिद्धांत किसने दिया? क्या सोरोकिन ने दिया, पोरेटो ने दिया, अकबर ने दिया, या वेबलिन ने दिया? तो आंसर हो जाएगा सोरोकिन ने दिया। तो सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित सिद्धांत सोरोकिन ने दिया। प्रश्न नंबर 28, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया? सोरोकिन ने, अकबर ने, मार्क्स ने, या जिन्सबर्ग ने? तो आंसर हो जाएगा अकबर ने। तो सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत अकबर ने दिया। प्रश्न नंबर 29, किसने सामाजिक परिवर्तन में धार्मिक आधार की भूमिका को महत्व दिया? किसने सामाजिक परिवर्तन में धार्मिक आधार की भूमिका को महत्व दिया? क्या दुर्खीम ने दिया, सोरोकिन ने दिया, मैक्स वेबर ने दिया, या अकबर ने दिया? तो आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर ने दिया। मैक्स वेबर ने। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक परिवर्तन में धार्मिक आधार की भूमिका को महत्व दिया। प्रश्न नंबर 30, सामाजिक भावना की जागृति के लिए व्यक्ति में कौन सा गुण होना चाहिए? क्या दया का गुण होना चाहिए, परोपकार का गुण होना चाहिए, नेतृत्व का गुण होना चाहिए, या सभी गुण होने चाहिए? तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा सभी गुण होने चाहिए। भाई सामाजिक भावना की जागृति के लिए व्यक्ति में दया, परोपकार और नेतृत्व तीनों गुण होने चाहिए। प्रश्न नंबर 31, शिक्षा निम्न में से क्या नहीं है? क्या नहीं है? क्या प्रत्यक्ष लाभ नहीं है, क्या परोक्ष लाभ नहीं है, क्या पूंजी निवेश नहीं है, या मानव संसाधन विकास नहीं है? तो आंसर हो जाएगा परोक्ष लाभ नहीं है। तो शिक्षा क्या है? प्रत्यक्ष लाभ होता है, बिल्कुल प्रत्यक्ष लाभ होता है। पूंजी निवेश होता है, पूंजी निवेश भी होता है। परोक्ष लाभ नहीं होता है, और मानव संसाधन विकास होता है। प्रश्न नंबर 32, आधुनिकीकरण किसका उदाहरण है? तो आधुनिकीकरण क्या सामाजिक नियंत्रण का उदाहरण है, क्या सामाजिक स्त्रीकरण का उदाहरण है, क्या सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण है, या सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा सामाजिक स्त्रीकरण का उदाहरण है। किसका है? आधुनिकीकरण जो है वो सामाजिक स्त्रीकरण का, लेवल बोलते हैं, लेवल, सामाजिक स्त्रीकरण का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 33, नगरीकरण किसका उदाहरण है? तो नगरीकरण क्या सामाजिक परिवर्तन का है, क्या सामाजिक गतिशीलता का है, या सामाजिक नियंत्रण का है, या सामाजिक स्त्रीकरण का है? तो आंसर हो जाएगा सामाजिक गतिशीलता का है। तो नगरीकरण किसका है? सामाजिक गतिशीलता का है। प्रश्न नंबर 34, सामाजिक घटकों का प्रभाव एवं परिणाम है। तो सामाजिक घटकों का प्रभाव क्या आधुनिकीकरण है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, ये सभी है? तो आंसर हो जाएगा ये सभी हैं। तो सामाजिक घटक के प्रभाव और परिणाम में आधुनिकीकरण भी आता है, नगरीकरण भी आता है, औद्योगिकीकरण भी आता है, तो सभी आते हैं। प्रश्न नंबर 35, सामाजिक परिवर्तन का परिणाम है। तो सामाजिक परिवर्तन का परिणाम आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, संस्कृतिकरण, या सभी? तो आंसर हो जाएगा ये सभी हैं। यानी कि आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, संस्कृतिकरण सभी आते हैं। प्रश्न नंबर 36, संस्कृतिकरण में वृद्धि करता है। संस्कृतिकरण में कौन वृद्धि करता है? क्या आधुनिकीकरण करता है, पश्चिमीकरण करता है, नगरीकरण करता है, या औद्योगिकीकरण करता है? तो आंसर हो जाएगा नगरीकरण करता है। तो संस्कृतिकरण में वृद्धि, देखो संस्कृतिकरण में संस्कृति औद्योगिकरण नहीं कर सकता, आधुनिकीकरण नहीं कर सकता, पश्चिमीकरण नहीं कर सकता, और औद्योगिकरण भी नहीं कर सकता। तो आंसर क्या आ जाएगा? नगरीकरण ही आएगा।
अब बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति की। पॉइंट नंबर 1, समाज किसका एक संगठन है? तो समाज व्यक्तियों का एक संगठन है। समाज किसका संगठन है? समाज व्यक्तियों का एक संगठन है। नंबर 2, समाज सामाजिक बंधनों का क्या है? तो समाज सामाजिक बंधनों का एक जाल है। नंबर 3, समाजीकरण का आधारभूत तत्व क्या है? तो समाजीकरण का आधारभूत तत्व अनुकरण है। समाजीकरण का आधारभूत तत्व अनुकरण है। पॉइंट नंबर 4, प्रयोजनवादी क्रिया तथा बुद्धि की अपेक्षा किसको अधिक महत्व देते हैं? तो प्रयोजनवादी क्रिया और बुद्धि की अपेक्षा परिस्थिति को अधिक महत्व देते हैं। प्रयोजनवादी क्रिया और बुद्धि की अपेक्षा परिस्थिति को अधिक महत्व में देते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत में प्राचीन काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। तो भारत में प्राचीन काल में मुख्य व्यवसाय कृषि था। पॉइंट नंबर 6, किस में वृद्धि आर्थिक विकास का मूल आधार है? तो उत्पादन में वृद्धि आर्थिक विकास का मूल आधार है। प्रश्न नंबर 7, आर्थिक विकास राष्ट्रीय विकास का कैसा लक्ष्य है? तो आर्थिक विकास राष्ट्रीय जीवन का प्रधान लक्ष्य है। पॉइंट नंबर 8, उपयोगितावादी शिक्षा में कैसे प्रश्न जुड़े होते हैं? तो उपयोगितावादी शिक्षा में आर्थिक प्रश्न जुड़े होते हैं। पॉइंट नंबर 9, शैक्षिक व्यय को क्या समझा जाता है? तो शैक्षिक व्यय को विनियोग समझा जाता है। शैक्षिक व्यय को विनियोग समझा जाता है। पॉइंट नंबर 10, शिक्षा एक है जिसमें धन लगाया जाता है और उत्पत्ति होती है। तो शिक्षा एक उद्योग है जिसमें धन लगाया जाता है और उत्पत्ति होती है। पॉइंट नंबर 11, विद्यालय को समाज की सभी क्रियाओं का क्या माना गया है? तो विद्यालय को समाज की सभी क्रियाओं का लघु रूप माना गया है। विद्यालय को समाज की सभी क्रियाओं का लघु रूप माना गया है। पॉइंट नंबर 12, मार्शल ने शिक्षा के किस पक्ष पर बल दिया है? तो मार्शल ने शिक्षा के व्यावसायिक पक्ष पर बल दिया है। मार्शल ने शिक्षा के व्यावसायिक पक्ष पर बल दिया है। पॉइंट नंबर 13, मानव एक कैसा प्राणी है? तो मानव एक सामाजिक प्राणी है। आ जाएगा, मानव एक सामाजिक प्राणी है। पॉइंट नंबर 14, शैक्षिक समाजशास्त्र, तो इसमें पहले में आएगा व्यक्ति तथा उसकी संस्कृति के बीच होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन है। तो शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्ति तथा उस व्यक्ति की संस्कृति के बीच होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन है। पॉइंट नंबर 15, शैक्षिक समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तत्वों का अध्ययन करना है और व्यक्ति पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को समझना है। तो शैक्षिक समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तत्वों का अध्ययन करना और उसके व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना है। पॉइंट नंबर 16, शैक्षिक समाजशास्त्र में शिक्षा और समाज के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो यहां पर आ जाएगा समाज और यहां पर आ जाएगा पारस्परिक। तो शैक्षिक समाजशास्त्र में शिक्षा और समाज के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना है। पॉइंट नंबर 17, संस्कृति का आदान प्रदान है क्या है? तो संस्कृति का आदान प्रदान संस्कृतिकरण है। संस्कृतियों का जो आदान प्रदान होता है वो संस्कृतिकरण होता है। पॉइंट नंबर 18, उद्योगों के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उद्योगों के विकास की प्रक्रिया औद्योगिकीकरण कहलाती है। उद्योगों के विकास की प्रक्रिया औद्योगिकीकरण कहलाती है। पॉइंट नंबर 19, पश्चिम का अंधानुकरण क्या है? तो पश्चिमीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पश्चिमीकरण कहलाता है। पॉइंट नंबर 20, शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का क्या बनाना चाहिए? तो शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का साधन बनाना चाहिए। शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का साधन बनाना चाहिए। पॉइंट नंबर 21, अर्थशास्त्र धन मनुष्य तथा किस में संबंध शास्त्र है? तो अर्थशास्त्र धन मनुष्य तथा मानव कल्याण से संबंध शास्त्र है, मानव कल्याण से। पॉइंट नंबर 22, अर्थशास्त्र की दृष्टि से ज्ञान एक अभौतिक अपरिवर्तनशील पदार्थ है। अभौतिक भी है और अपरिवर्तनशील पदार्थ भी है। पॉइंट नंबर 23, नगरीकरण एवं पश्चिमीकरण सामाजिक किसका गतिशीलता का परिणाम है? तो नगरीकरण एवं पश्चिमीकरण सामाजिक गतिशीलता का परिणाम है। पॉइंट नंबर 24, सामाजिक परिवर्तन के दो प्रमुख कारक हैं औद्योगिकरण एवं संस्कृतिकरण। तो सामाजिक परिवर्तन के दो प्रमुख कारक है, एक तो औद्योगिकरण है, दूसरा संस्कृतिकरण है। अब बात करते हैं सत्य असत्य कथनों की। पॉइंट नंबर 1, शिक्षा को
पॉइंट नंबर 1, सत्य और असत्य है। शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया के रूप में नहीं माना जाता है। तो क्या शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया के रूप में नहीं माना जाता? बिल्कुल माना जाता है, तो इसलिए कथन गलत हो गया। तो शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया के रूप में नहीं माना जाता है, इसमें ये कहा गया कि नहीं माना जाता है, जबकि माना जाता है। पॉइंट नंबर 2, सर्वप्रथम अगस्त काम्टे ने 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र का प्रतिपादन किया। सर्वप्रथम अगस्त काम्टे ने 1838 में समाजशास्त्र का प्रतिपादन किया, तो ये बात सही है। पॉइंट नंबर 3, शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा तथा समाजशास्त्र का समन्वित रूप है। शैक्षिक समाजशास्त्र तथा समाजशास्त्र शिक्षा तथा समाजशास्त्र का समन्वित रूप है, तो ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर 4, समाजीकरण के लिए यह आवश्यक है कि बालक का पालन पोषण ठीक प्रकार से किया जाए। समाजीकरण के लिए यह आवश्यक है कि बालक का पालन पोषण ठीक प्रकार से किया जाए, तो यह बात भी सही है। पॉइंट नंबर 5, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाने में योग देती है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाने में योग देती है, तो यह बात भी सही है। पॉइंट नंबर 6, सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा की भूमिका नगण्य है। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये आंसर गलत हो गया। पॉइंट नंबर 7, स्वतंत्रता के अभाव में मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। अगर स्वतंत्रता नहीं होगी, है ना, स्वतंत्रता के अभाव में मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, तो ये बात सही है। पॉइंट नंबर 8, उपयोगितावादी शिक्षा तकनीकी एवं विज्ञान विषयों को प्रधानता देती है, तो ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर 9, शिक्षा संपूर्ण संस्कृति का एक अंग है। शिक्षा संपूर्ण संस्कृति का एक अंग है, तो ये बात सही है। पॉइंट नंबर 10, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का कोई कार्य नहीं होता। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पॉइंट नंबर 10 हो गया। पॉइंट नंबर 11 है, शिक्षा अपने आप में अद्वितीय निवेश है। शिक्षा अपने आप में अद्वितीय निवेश है, तो ये बात बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 12, शिक्षित श्रमिक के कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। शिक्षित श्रमिक होगा तो कार्य का परिणाम तो अच्छा होगा, तो ये बात गलत है। पॉइंट नंबर 13, समाजशास्त्र संपूर्ण मानव संस्कृति का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र संपूर्ण मानव संस्कृति का अध्ययन करता है, तो ये बात सही है। पॉइंट नंबर 14, शैक्षिक समाजशास्त्र में से शिक्षा का कोई अंग प्रभावित नहीं होता है। शैक्षिक समाजशास्त्र से शिक्षा का कोई अंग प्रभावित नहीं होता है, यह बात गलत होगी। पॉइंट नंबर 15, शैक्षिक समाजशास्त्र का जन्मदाता जॉन डीवी नहीं है। पॉइंट नंबर 16, शैक्षिक समाजशास्त्र का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों से है। शैक्षिक समाजशास्त्र का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों से है, बिल्कुल सही है, दोनों से है। पॉइंट नंबर 17, भारत में जाति व्यवस्था और भी दृढ़ हुई है। क्या जाति व्यवस्था दृढ़ हुई है भारत में? बिल्कुल हुई है, तो ये बात तो सही है। पॉइंट नंबर 18, जजमानी व्यवस्था गांव में समाप्त हो रही है। क्या जजमानी व्यवस्था गांव में समाप्त हो रही है? बिल्कुल हो रही है, ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर 19, शिक्षा मानवीय विकास में कोई योगदान नहीं देती है, तो ये बात तो गलत होगी, क्योंकि देती है योगदान। पॉइंट नंबर 20, शिक्षा वस्तुओं एवं मनुष्य दोनों में सुधार लाती है। क्या ऐसा है? भाई वस्तुओं में थोड़े नहीं, मनुष्य की सोच में लाती है, तो मनुष्य में सुधार लाती है, तो इसलिए ये बात भी गलत होगी।